आज अपन पढ़ने वाले हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि अपने टैक्स सब्जेक्ट का ही एक हिस्सा है जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले अपन इस सब्जेक्ट में देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में अपन समझते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। पेपर का जो नंबर है वो है पेपर नंबर 7B, मतलब अपने टैक्स वाला जो सब्जेक्ट है उसी का हिस्सा है। जब पेपर आएगा तो उसमें डायरेक्ट टैक्स भी आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी आएगा, दोनों एक साथ ही आने हैं। जो ओल्ड सिलेबस हुआ करता था उसमें ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हुआ करते थे। डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट ग्रुप में था और इनडायरेक्ट टैक्स सेकंड ग्रुप में हुआ करता था सिलेबस 2016 के अंदर। अभी आज के समय कौन सा चल रहा है, 2022 सिलेबस चल रहा है। उसके अंदर क्या किया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ कर दिया गया, तो इस वजह से इनका जो पेपर है वो एक साथ आने लगा। अभी पेपर 7B को जो है कैसा पेपर पैटर्न रहता है पहले उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आज के समय 15 MCQ आ रहे हैं। तो MCQ की बात अगर हम करें कि इनडायरेक्ट टैक्स से कितने आएंगे, क्योंकि जो MCQ हमारे पेपर में आएंगे उसमें डायरेक्ट टैक्स भी रहेगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी रहेगा, मतलब दोनों सब्जेक्ट रहेंगे MCQ के अंदर। तो शुरुआती 6 MCQ या फिर 7 MCQ कभी कभी वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स में से, बाकी के MCQ इनडायरेक्ट टैक्स में से होते हैं। आप मान करके चलिए 8 MCQ आपको जनरली मिलने वाले हैं। 8 MCQ इनडायरेक्ट टैक्स से आएंगे, मतलब डायरेक्ट टैक्स से भी ज्यादा MCQ इनडायरेक्ट टैक्स से आते हैं। 8 MCQ आते हैं पेपर में और 2 मार्क्स का एक MCQ होता है। तो ऐसे करके 16 मार्क्स के तो हमारे पेपर में इनडायरेक्ट टैक्स से MCQ भी आ जाते हैं। अब इसके अलावा फिर जो हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 होता है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है और क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ये GST में से आता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से आता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो इसका A पार्ट और B पार्ट दोनों 7-7 मार्क्स के आएंगे और ये GST में से आएगा, ये भी GST में से आएगा। एक समय के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से आएगा। फिलहाल जो है ये दोनों ही क्वेश्चन सरप्राइजिंगली बेसिक्स में से आ रहे हैं, मतलब जो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 4 क्लास मैक्सिमम। तो 4 क्लास में जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो 14 मार्क्स का आ रहा है, मतलब अगले आने वाली 4 क्लासेस में ही हम इतना कंटेंट कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हम कर सकते। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर हम एग्जाम की प्लानिंग करके चले तो सर 64 मार्क्स की तो हो गई डायरेक्ट टैक्स, जो कि अप्रोक्स अपनी कंप्लीट हो गई है। तो 64 मार्क्स की तो डायरेक्ट टैक्स कर सकते हो, और प्लस सिर्फ एक चैप्टर पढ़ते ही 14 मार्क्स का ये। तो ऐसे करके देखे तो आने वाले 2-4 दिन के बाद ही आप ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इतना आसान है सबसे पहले 6th क्वेश्चन को करना। तो 6th क्वेश्चन में क्या आ रहा है, बेसिक्स वाला पहला चैप्टर, पूरा चैप्टर ही 4 या 5 क्लास का है। तो 4-5 क्लास में हम इतना कंटेंट पढ़ सकते हैं कि उसमें 14 मार्क्स आ जाए। ये इधर जितने भी जगह पहले अंदर ऊपर, कोई आएगा फिर जगह ढूंढेगा, तो अपने आप आपको जगह रखनी है। उधर देखो, उधर भी जगह, अभी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, अंदर जाओ। अब इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 का A भी GST से आएगा, B भी GST से आएगा। ये जो चैप्टर से ये आगे जाकर के पढ़ेंगे हम उसमें से आएगा। फिर उसके बाद में 8th का A GST में से और 8th का B कस्टम में से। कस्टम ड्यूटी नामक भी एक टॉपिक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 2 एक्ट है, एक तो GST, दूसरा कस्टम ड्यूटी। दोनों एक्ट हमको पढ़ने हैं, मतलब GST भी पढ़ना है, कस्टम्स भी पढ़ना है। ये जो 16 MCQ आते हैं ना, 16 नंबर के, इसमें से एक MCQ कस्टम में से भी आता है। तो इसका मतलब कस्टम ड्यूटी नामक जो चैप्टर है
वो 9 मार्क्स का आ रहा है। एक तो यहां से 2 मार्क्स का, एक तो यहां से 2 मार्क्स का, यहां से 7 मार्क्स का, ऐसे करके 9 मार्क्स। ये हर क्वेश्चन जो ए बी सी डी है, ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का मिले। अब देखिए, अगर हम स्मार्टली प्लानिंग करें तो एग्जाम में आपको पूरा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं। पूरा पढ़ के जाने की जरूरत क्यों नहीं है? ऐसा क्या रीजन है कि पूरा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं? आप देखो 64 मार्क्स का तो क्या कर रहे हैं अपन? तो इसका मतलब आईडीटी कितने मार्क्स का करना है? 36 नंबर का ही करना है ना। अब इस 36 में से ध्यान से देखो, तो 16 नंबर का क्या है? तो 64 मार्क्स के आईडीटी में से 16 नंबर का तो एमसीक्यू और है। तो 36 नंबर का टोटल आईडीटी करना है। देखो टोटल, अगर आप पूरा डीटी अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। टोटल अटेम्प्टेबल आईडीटी इफ 100% डीटी इज अटेम्प्टेड। अगर हम पूरा डीटी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो अटेम्प्टेबल आईडीटी बचती है 36 मार्क्स की ओनली, 36 नंबर की। अब इस 36 नंबर में से आपको 16 मार्क्स के तो एमसीक्यू मिल गए। 16 नंबर के तो हम एमसीक्यू कर लेंगे, और ये बेसिक चैप्टर पढ़ के 14 मार्क्स ले आएंगे। तो अगर स्मार्टली प्लानिंग करें तो आईडीटी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से 16 + 14 ये हो गया 30 नंबर का कंटेंट। तो अगर आप एक टाइप को अच्छा करते हो, उल्टा भी कर सकते हो इसका, आईडीटी अच्छा कर लो, डीटी कम कर लो। दोनों में अपनी अपनी खासियत है कि आप किसी एक को ज्यादा, एक को कम कर सकते हो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। अभी वो प्लानिंग कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। आईडीटी डीटी के कंपैरिजन में काफी आसान और काफी छोटा है। डीटी के कंपैरिजन में आईडीटी का कोर्स 40% ही है। तो जितना सिलेबस हम डीटी में पढ़ते हैं उसका सिर्फ 40% ही पढ़ना है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि 100% प्रैक्टिकल नहीं आता है। मीन्स यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जिसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना बढ़िया लगते हैं वो तो आईडीटी में और भी ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसको थ्योरेटिकल अच्छा नहीं लगता है, प्रैक्टिकल ही करना है, वो डीटी को अटेम्प्ट। पढ़ के तो हमको पूरा ही जाना है, बट एग्जाम टाइम पे जो प्लानिंग है वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि आपको क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। आप इनडायरेक्ट टेक्स्ट को आधा छोड़ के भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आज जो करंट पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आज के पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो आईडीटी आधा छोड़ के एग्जाम में जाओ तो भी पेपर पूरा हो जाएगा। छोड़ के जाने में एक ही जगह दिक्कत आएगी, वो है एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो अलग अलग चैप्टर से आते हैं। तो छोड़ के जाने में नुकसान एमसीक्यू में होगा, बट जब आपके एग्जाम आ रहे होंगे तो लगभग लगभग मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एमसीक्यू किस चैप्टर का आएगा। तो 80% एक्यूरेसी आपको उसमें भी मिलेगी। अगर आप अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था कि सीए में इंटर के डायरेक्ट टेक्स्ट में क्या पेपर आएगा, टेक्स्ट में ओवरऑल टेक्स्ट। आप उस वीडियो को उठाएं और एक्चुअल एग्जाम का पेपर उठा लें, आपको पूरा पेपर वही मिलेगा जो मैंने कुछ समय पहले ही बता दिया था, महीने भर पहले, कि ये पेपर आपको इस बार एग्जाम में मिलने वाला है। लेकिन आज ही वो पेपर बता के मतलब नहीं है, ट्रेंड बदलते रहते हैं। समय थोड़ा आएगा पास में जब एग्जाम का, तब बता पाएंगे, नहीं तो आज से तुम सोचोगे कि इतना ही पढ़ के काम चल जाएगा। आईसीएमआई कभी भी पेपर पैटर्न चेंज कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि अभी तो अपन इतना पढ़ के ही काम चल जाए। कल को मान लो कि ये डीटी आईडीटी का सेक्शन ही अलग बना दे तो, मतलब सेक्शन ए डीटी, सेक्शन बी आईडीटी, पहले ऐसे ही होता था। अगर ऐसा काम कर दिया जाए तो हमको दोनों को पूरा ही पढ़ना। आज के समय फायदा क्या है
दोनों के सेक्शन बन के नहीं आते, मतलब मिक्स आता है पूरा का पूरा। तो पूरे पेपर में आप देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये जो चार बड़े क्वेश्चन है ये डीटी के होते हैं, और 6, 7, 8 ये जो तीन क्वेश्चन है ये आईडीटी में बड़े क्वेश्चन होते हैं। आराम से आ जाओ, क्लास चालू हो चुकी है, अपने आप जगह कर लो जहां भी है देख। अब बंद कर दो एंट्री, जगह नहीं। तो अब अपने को अकॉर्डिंगली एग्जाम की प्लानिंग करनी है कि हमें क्या ज्यादा अटेम्प्ट करना है। दोनों में से आसान क्या, आईडीटी आसान। डीटी के कंपैरिजन में आईडीटी जो है बहुत आसान। हाँ लेकिन थ्योरेटिकल है, आईडीटी में प्रैक्टिकल भी आएगा। मतलब आप पूरे पेपर में थ्योरी किए बिना भी ये पेपर कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कर लो पेपर का और आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हमारे ऊपर है कि हमारी चॉइस क्या है। ये पेपर आपके सामने आने वाला है। अब आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करो, तो ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल मिलेंगे आप। 7th वाला ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। तो ये किस चैप्टर से होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, अभी भी पता है मुझे, बट आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया तो कल को। तो इसीलिए जब तक फाइनल पैटर्न कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक मैं आपको हालांकि चैप्टर का नाम नहीं बता रहा, बट 7th क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा ये पता है। और प्रैक्टिकल चैप्टर आईडीटी के अंदर कुछ ही है, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरेटिकल चीजें भी मिलेगी और प्रैक्टिकल चीजें भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलने वाली है। तो सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। ये जो 6th क्वेश्चन होगा अपना, 6th वाला क्वेश्चन, ये थ्योरी ही होगा। और ये जनरल सेंस पे, कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एक तो। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लाया गया, आपके व्यूज क्या है वो बताइए। तो बस वो बताना है इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी क्यों लाया, और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में बताइए, जो हम बेसिक्स में पढ़ लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो बेसिक चैप्टर ही इटसेल्फ में अभी तो करंट ट्रेंड को देखें तो 14 मार्क्स का है, जिसको करने में मात्र 4-5 क्लास तक की लगने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चलेंगे। आप भी जब पढ़ेंगे तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपने डीटी पढ़ ली है, जो कि लगभग आपकी कंप्लीट ही हो गई है, तो डीटी को आप रिवीजन ज्यादा टाइम दे सकते हो। आईडीटी ऐसा है कि एक आधी बार में भी पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आईडीटी का रिवीजन करने में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आईडीटी को आपको ऐसा रखना चाहिए कि साथ साथ ही कर लो। आईसीएमआई से जो आईडीटी की आपको बुक मिली है उसको भी देखोगे तो बिल्कुल दुबली पतली सी बुक है, जैसे उसने खाया पिया ही ना हो। तो सावन सोमवार के पास चल रहे हैं उसके, तो इसी तरीके से वो इतनी सी बुक अपने को पढ़नी है। लगभग लगभग 60 घंटे में अपन पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, और इससे भी कम में हो सकता है, 60 तो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये इतने टाइम में अपन सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर रोज हम 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो आने वाले 30 दिन के अंदर अपना सब्जेक्ट लगभग लगभग खत्म ही हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। ये आपने लिख लिया है क्या सभी ने? नहीं लिखा है तो फटाफट से 1 मिनट में लिख ले। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक्स चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है आईडीटी का। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो सभी को ठीक से आ रही है क्या, एक बार बता दीजिएगा, कल वाली क्लास में थोड़ा इशू था। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। नोटबुक आप मॉडरेट बनाओगे तो भी चलेगा, इसमें कोई बहुत मोटी नोटबुक मत बनाना आईडीटी में, क्योंकि इसका काफी सारा कंटेंट अपन बुक से पढ़ने वाले हैं जो आपको आईडीटी की बुक मिलेगी। तो आईडीटी के अंदर आपको लिखना कम ही है, तो मॉडरेट साइज की डीटी जैसी मत बना लेना, मोटी सी कॉपी, छोटी ही बनानी।
चलिए अब बेसिक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीएसटी बेसिक ये पहला चैप्टर अपन लिखने वाले हैं, आगे के चैप्टर अपन बुक से पढ़ेंगे डायरेक्टली। उन चैप्टर्स में भी थोड़ा बहुत कंटेंट लिखने का रहेगा बट ज्यादा नहीं है। जीएसटी बेसिक। अब जीएसटी बेसिक में सबसे पहला सवाल तो यही आता है, वाई जीएसटी, इंडिया में आखिर जीएसटी क्यों लाया गया। ये एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन सेम, कि पहले तो अपन प्रैक्टिकली समझते हैं कि पुराने सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी कि आज के समय पर जीएसटी लेकर के आया गया है। तो अपन पहले ओल्ड सिस्टम को समझेंगे, फिर न्यू सिस्टम को समझेंगे कि आज के समय क्या होता है, तभी हमें पता चल पाएगा कि जीएसटी क्यों लाया गया। तो पहला सवाल यही है कि व्हाई जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। अच्छा, कब से आया था जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में आया था। तो इंट्रोड्यूस तो कब से हुआ। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। इंट्रोड्यूस तो हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017, बट क्यों हुआ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में पहले हम देख रहे हैं ओल्ड सिस्टम क्या था। ये एग्जाम्पल आप मेरे साथ में नोट भी कर सकते हैं। ओल्ड सिस्टम को समझते हैं कि पुराने सिस्टम में कैसे काम चला करता था। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की जो जर्नी होती है उसमें सबसे पहला व्यक्ति होता है उसे बनाने वाला, जिसे हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो प्रोडक्ट की तो जो प्रोसेस थी वो पहले भी वही थी, आज भी वही है, प्रोडक्ट की प्रोसेस। फिर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट किसको जाता है, होलसेलर को। फिर ये प्रोडक्ट किसको जाता है, रिटेलर को। और उसके बाद में ये प्रोडक्ट किसके पास पहुंचता है, कस्टमर के पास में पहुंच जाता है। तो चेन तो अभी भी वो नए और पुराने सिस्टम में ऐसा थोड़ी कि मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा या होलसेलर नहीं रहेंगे, तो सभी। बट प्रोसेस कैसे बदला है टैक्स का, वो बात करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल करता है होलसेल। मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पहले एक टैक्स लगा करता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। आज के समय हम इसका नाम नहीं सुनते हैं, हालांकि ये पूरे तरीके से खत्म तो आज भी नहीं हुआ है, बट 99% खत्म हो गया। एक्साइज ड्यूटी लगती, तो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करते ही जैसे ही फैक्ट्री से माल निकलेगा तो उसे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, फिर ये होलसेलर को बेच देता। अभी होलसेलर के पास में बेचता था, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता। अब जब होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता था तो उस पर अगेन टैक्स लगता। कौन सा टैक्स लगता था, सवाल ये। देखो, दो टैक्स लग सकते थे पॉसिबिलिटी, अगर अलग अलग स्टेट में है ये। तो एक टैक्स लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंटर स्टेट सेल्स पे, इंटर स्टेट सप्लाई पर यदि बायर और सेलर अलग अलग स्टेट में होते थे तो उस समय जो टैक्स लगा करता था उसका नाम था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेकिन अगर मान लो दोनों व्यक्ति सेम स्टेट में है तो लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स।
तो ये पुराने जमाने में था। सीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये जो सीएसटी का पैसा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, नाम में भी देखो सेंट्रल है। तो वैट का मतलब क्या होता था? वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, आज का जो जीएसटी है और पहले का जो वैट है वो लगभग सेम सेम। वैट और जीएसटी आज के समय, उस समय का वैट और आज के समय का जीएसटी। और फिर आगे रिटेलर को सेल किया जाता था तो कहानी यही होती थी। मान लीजिए कि वो अगर सेम स्टेट में है तो सीएसटी लगाया जाता था, और डिफरेंट स्टेट में है तो फिर वैट लगाया जाता। तो मतलब बेचते टाइम किसी चीज को जो टैक्स लगता था वो था सीएसटी या वैट। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं एक प्रोडक्ट का। मान लीजिए कि ये टॉय मैन्युफैक्चरर है, टॉय बनाता है। अभी इसकी टॉय की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो लेट से 100 रुपीज आई। फिर ये इस पे लगाएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लेट से 18 रुपए की लग गई। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हो गई 118 रुपए। इस कॉस्ट में इसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ये मान करके चलो। फिर ये 118 में किसको बेचेगा? होलसेलर को। तो होलसेलर को ये टॉय कितने का पड़ा? 118 का पड़ा। क्या कोई क्रेडिट वगैरह ले सकता है क्या टैक्स का? ये सवाल ये है। देखो, ये क्रेडिट ले ही नहीं पाएगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर ये मैन्युफैक्चरर होता तो ये भी एक्साइज ड्यूटी भरता, फिर उसका कोई क्रेडिट का सवाल उठता। आप देखो, इसने जो टैक्स लगाया वो अलग है, और ये आगे जो टैक्स लगाएगा वो अपने आप में अलग है। क्योंकि पहले बहुत टाइप के टैक्स थे, अलग अलग टाइप के टैक्स हुआ करते थे। तो अलग अलग टाइप के टैक्स लग रहे हैं तो उनका एडजस्टमेंट कैसे हो? पॉसिबल ही नहीं एडजस्टमेंट होगा। फिर अब ये क्या करेगा? ये इसके ऊपर मान लीजिए सीएसटी लगा देते। इसको अपन रख देते हैं कि ये राजस्थान में है, ये एमपी में है, ये व्यक्ति पंजाब में है, और ये व्यक्ति भी पंजाब में। अब जब बायर एंड सेलर सेम स्टेट में नहीं है तो पहले क्या लगता था? सीएसटी। सीएसटी मान लीजिए पहले 2% हुआ करता था तो 2 रुपए का लगा। इसका प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 10 रुपीज का, और सीएसटी ऐड कर दिया 2 रुपीज। इसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 130 रुपए। ये 130 रुपए में किसको बेचेगा? रिटेलर। तो अब रिटेलर कॉस्ट कितनी दिखाएगा? 130 रुपए। इसने अपना प्रॉफिट ऐड करा इसमें 20 रुपए का। और अब क्योंकि ये पंजाब में और इसका कस्टमर भी पंजाब में, दोनों पंजाब के अंदर है, सेम स्टेट में, तो सेम स्टेट में होने पे कौन सा टैक्स लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब ये इस पे क्या लगाएगा? वैट। इसने वैट लगाया 10 रुपए। तो यहां पर सेलिंग प्राइस हो गई 160 रुपए। तो कस्टमर को जो मिलेगा ना ये 160 में मिलेगा। अब सब इधर ध्यान दें। आप एक चीज यहां पर नोटिस करें, देखिए, ये जो 118 रुपए लिए गए हैं शुरुआत में कॉस्ट के रूप में, इस 118 में 18 का टैक्स भी तो जुड़ा हुआ है। फिर ये जो 130 रुपए लिए गए हैं कॉस्ट के रूप में, इसमें भी तो ये 2 रुपए का सीएसटी जुड़ा हुआ है। तो क्या हम यूं बोल दें कि टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग रहा है? क्योंकि एक बार तो एक टैक्स लगाया सरकार ने, फिर उस टैक्स को कॉस्ट में जोड़ के फिर से टैक्स लगा दिया। तो यहाँ पर तो बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। जब टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगे तो इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स।
क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जब टैक्स के ऊपर ही वापस से टैक्स लग जाए तो इसे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स बोला जाता है। गवर्नमेंट को इसी को हटाना था, इसी से महंगाई बढ़ती थी। आप देखो कि बिना बात के ये 18 रुपए में तो कॉस्ट बढ़ा दी, और फिर आपका टैक्स यहाँ भी बढ़ के आएगा, यहाँ भी बढ़ के आएगा। आपके आगे के टैक्स भी अपने आप इंक्रीज होते जाते थे, क्योंकि वो टैक्स आपकी कॉस्ट बढ़ा देता था पिछला वाला। अब इसी को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। तो यहां पर देखो, अब आप नोट कर सकते हैं, हियर टैक्स ऑन टैक्स इज चार्ज्ड। इट इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई विथ एग्जांपल समझाओ व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ। तो अभी इसी चीज को खत्म करने के लिए जो है ये चीज लाई गई। अब देखो आगे क्या होगा, ये सभी ने नोट कर लिया क्या? तो ये तो हो गया अपना पुराने सिस्टम का एग्जाम्पल कि पहले कैसे सिस्टम चला करता था। अब न्यू सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेन रीजन पता चलेगा कि जीएसटी क्यों आया, और ये एग्जाम में आता ही रहता है ये वाला क्वेश्चन। नया सिस्टम अपन देखने जा रहे हैं कि अब इसमें क्या होता है। पहले तो व्यक्ति तो वही रहेंगे, वो तो नहीं बदल सकते, तो वो तो हम बना ही लेते हैं सबसे पहले। सबसे फर्स्ट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहले व्यक्ति को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। देन नेक्स्ट व्यक्ति आता है होलसेलर। उसके बाद में नेक्स्ट व्यक्ति आता है रिटेलर। और एंड में आता है कस्टमर। अब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है तो इसकी एक कॉस्ट आती है। यहाँ चलो अपन प्रॉफिट भी अलग से दिखा देते हैं, 90 रुपए की कॉस्ट आई, इसमें इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 10 रुपए। तो इसके लिए जो प्राइस बनी, ये लोगों को बी टू बी में तो क्या है, बिना जीएसटी की प्राइस बोली जाती, बोले 100 का है ऐसे, प्लस जीएसटी तो लगा। अभी जैसे इस पर प्लस जीएसटी लगा, जीएसटी की रेट जो है ना वो हम मान के चल रहे हैं कि 18%। ये रेट मान करके चल रहे हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा 18 रुपए का।
तो जो सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई 118। मैन्युफैक्चरर कौन से स्टेट में था? राजस्थान में। अब हमारा जो अगला वाला व्यक्ति होलसेलर, वो कहां पर है? वो एमपी में है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एमपी वाले की कॉस्ट क्या ली जाए सर? अब एमपी वाले वाला अपनी बुक्स में कॉस्ट क्या बताए, यही पर चेंज है। अब ये अपनी बुक में टैक्स को कॉस्ट नहीं माने। क्यों नहीं माने? देखो, बनाते टाइम कौन सा टैक्स लगा? जीएसटी। आगे भी ये बेचेगा तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। फिर आगे रिटेलर बेचेगा तो भी क्या लगेगा? जीएसटी। मतलब हर लेवल पर जो टैक्स लग रहा है वो सेम है, जीएसटी। पहले बनाते टाइम तो लगा था एक्साइज ड्यूटी, फिर मान लो एक्साइज में भी पीछे जा सकते हैं। मान लो वो कंपोनेंट जो मटेरियल है उसने बाहर से मंगवाए थे, इंपोर्ट करे थे, तो कस्टम ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर लगता था वैट, और दुनिया भर के छोटे मोटे टैक्स और थे। एंट्री टैक्स भी लगता था, हर स्टेट अपना एंट्री टैक्स और लेता था। बोले गाड़ी को एंट्री तभी देंगे जब आप टैक्स। तो ऐसे मिला करके बहुत सारे दुनिया भर के टैक्सेस थे, जिनकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती। आज के समय एक ही टैक्स कर दिया, बोले अब आप चाहे मैन्युफैक्चर करो, इंटर स्टेट बेचो, सेम स्टेट में बेचो, टैक्स तो एक ही लगेगा, वो क्या है? जीएसटी। अभी यहां पर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है ना, तो यहां पर लगता है आईजीएसटी। ये क्या होता है, आगे पूरा डिटेल टॉपिक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। इसको मैं एक नाम दे रहा हूं क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेट में, क्योंकि ये नाम अपने काम आएगा। क्या मैं इसे इंटर स्टेट सप्लाई बोल दूं? इंटर स्टेट सप्लाई क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है। रिटेलर कहाँ था अपना? पंजाब में। और कस्टमर भी था हमारा पंजाब में। अब ये अपनी बुक्स में कॉस्ट कितनी दिखाएगा सर? 100 क्यों दिखाएगा, सवाल ये। 118 क्यों नहीं दिखाएगा? देखो, ये जो 18 रुपए का जीएसटी पे करा ना आपने, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब क्या है? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जीएसटी लगा हुआ आता है उसको। बी टू बी ट्रांजेक्शन में अगर हम खरीदें, सपोज करिए कि ये लैपटॉप या कैमरा मैंने खरीदा, और खरीदा किसके नाम से? ज्ञान सागर क्लासेस के नाम से। किसी कंपनी से खरीदा मैं। तो जब वो कंपनी ने मुझे लैपटॉप बेचा होगा, तो उसने उसके ऊपर जीएसटी लगाया। बेचने वाली कंपनी ने जो जीएसटी लगाया ना, उसको बोलते हैं अपन आउटपुट जीएसटी, क्योंकि वो सेल कर रही है, आउटपुट है वो उसका, उस पर जीएसटी। और हमने जो जीएसटी दिया है वो कब दिया है? खरीदते टाइम। तो उस जीएसटी को क्या नाम दें? इनपुट जीएसटी। उसे हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे। तो बेचते टाइम जो जीएसटी लगता है उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और खरीदते टाइम जो जीएसटी लगता है उसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। अभी मैंने जो जीएसटी पे करा, मान लीजिए ये 1 लाख रुपए का लैपटॉप था, इसमें 18% का 18,000 रुपए का जीएसटी इंक्लूड था। मैं इसे अपनी बुक्स में परचेज किया हुआ दिखाऊंगा, और उसमें 18,000 रुपए का जीएसटी भी दिखाऊंगा। इस जीएसटी का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ। कैसे? अब जब मैंने सेल्स करी, मतलब मैंने जो फीस कलेक्ट करी, उसके ऊपर मैं जीएसटी भर रहा हूँ। तो फीस कलेक्ट पर जीएसटी बना, मान लीजिए 25,000 रुपए। तो टोटल मुझे जो जीएसटी भरना है आगे, वो कितना है? 25,000। और मैं कुछ चीजें खरीद के भी लाया हूं, उस पे जो मैंने जीएसटी पे करा है वो कितना है? 18,000। मैं सरकार को 7,000 ही जमा, पूरा 25 नहीं करा। कैसे? वो 25 में से वो 18,000 सेट ऑफ हो जाएंगे जो मैंने खरीदते टाइम जीएसटी दिया। तो जब किसी चीज को खरीदते टाइम जो आप जीएसटी देते हैं बिजनेस के अंदर, उस जीएसटी को आप अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। जो 25,000 रुपए का जीएसटी बन रहा था आपकी फीस के ऊपर, वो क्या है? आउटपुट जीएसटी।
और जो लैपटॉप खरीदते टाइम या मान लो इंटरनेट का बिल में भी जीएसटी लगकर आता है, उस टाइम जो मैंने जीएसटी भरा वो क्या है, इनपुट जीएसटी। मैं आउटपुट जीएसटी में से माइनस कर दूंगा मेरा इनपुट का जीएसटी, तो जो बचेगा वो मेरी नेट जीएसटी लाइबिलिटी। ये जो 18,000 रुपए मैंने एडजस्ट करे ना, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स जो 18,000 था उसका मैंने क्या कर लिया, क्रेडिट ले लिया, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा। आपके आईडीटी के अंदर जो सबसे बड़ा टॉपिक्स में से एक है वो यही चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम, जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। और जीएसटी के आने की सबसे बड़ी वजह भी यही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम। तो जब आप अपनी परचेज पर दिए गए टैक्स को सेल्स पर बनने वाले टैक्स से एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट पर पे किए गए टैक्स का क्रेडिट ले लेना, इसे शॉर्ट में हम आगे से आईटीसी बोलेंगे कि आपने आईटीसी ले लिया। अभी लोग मान लो बिजनेस वाले आपके आसपास में बैठ के बात कर रहे हैं, बोले मैंने आईटीसी ले लिया, तो आप सोचोगे आईटीसी तो एक कंपनी है, वो कैसे ले लिया इसने। आईटीसी एक स्टैंडर्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बिजनेसेस में जितनी भी चीजें खरीदी जाती है ना, सब्जेक्ट टू दैट कि आपका बिजनेस भी क्या हो, रजिस्टर्ड। मान लो तुम्हारा बिजनेस ही अनरजिस्टर्ड है और आपने कोई चीज खरीदी, तो क्रेडिट नहीं ले पाओ, कैसे लोगे, क्योंकि तुम्हारा आउटपुट तो बनेगा ही नहीं। सर मेरा आउटपुट नहीं बनेगा, तो क्या मैं उस पे किए गए जीएसटी का रिफंड ले सकता हूँ क्या, ऐसे नहीं होता, रिफंड नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नामक चीज है, ये कौन ले सकता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो क्या वो आईटीसी ले सकता है क्या, नहीं ले पाएगा। तो आईटीसी लेने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मान लो इस चेन के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अनरजिस्टर्ड हो, तो वो चेन ब्रेक हो जाएगी और फिर वहां पर वो व्यक्ति क्या करेगा, उसे कॉस्ट में जोड़ देगा। मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो वो 18,000 भी मैं क्या मानूंगा कि मेरी कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट को मैं फीस में जोड़ के फीस को बढ़ा दूंगा, लेकिन वही 18,000 का क्रेडिट अगर मुझे मिल जाए तो मेरी कॉस्ट लगी नहीं, मेरी कॉस्ट लगी नहीं तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी। तो ऐसे ही कंपनीज में बिजनेसेस में होता है कि वो आईटीसी ले लेते हैं अपने जीएसटी का, तो उससे कॉस्ट बढ़ती ही नहीं है, उससे कॉस्ट बढ़ती नहीं है तो कोई बात ही नहीं होती। अब इंडस्ट्री में कई लोग आप जाओगे तो आपको बेवकूफ बनाएंगे, कैसे, बोले भाई साहब इस पे तो जीएसटी लग के आता है, इसलिए आपके महंगा पड़ रहा है। तो आपको एक सवाल जवाब देना है, बोले लग के आता है तो आपको क्रेडिट भी तो मिल जाता है, तो जीएसटी ने तो आपकी कॉस्ट बढ़ाई नहीं ना, आईटीसी मिल जाता है उसका। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जीएसटी की वजह से आपको महंगा पड़ा, क्योंकि जीएसटी की वजह से तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये जो 18 रुपए पे कर रहे हैं, अब ये होलसेलर कल को अपने अपन इसके पास जाए तो ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे तो महंगा पड़ रहा है। क्यों नहीं बोल सकता, इसको तो कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए ही है इसकी। तो ये ध्यान रखो कि कॉस्ट तो 100 रुपए ही है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो ये अपनी कॉस्ट बताएगा 100 रुपए, इसमें ये प्रॉफिट ऐड करेगा कितने रुपए का, अपनी इच्छा से कर लेते हैं, चलो इसका भी 10 रुपए ही कर लेते हैं। इसकी प्राइस कितनी हो गई, फिर इस पे जीएसटी ऐड करेंगे, 110 का 18% करो, रेट तो 18% ही चलेगी। कितना, 19.8, सेलिंग प्राइस निकल जाएगी अपनी 129, 129 का। इतना नोट करो एक बार। अब इसका बात करते हैं सबसे पहले होलसेलर के।
ये जीएसटी तो होलसेलर को पे करना है। 19.8 इसका क्या कहलाएगा? आउटपुट जीएसटी। और इसने खरीदते टाइम जो जीएसटी दिया है वो कहलाएगा, वो कितना है? 18। वो लेस कर दो। हेलो। हाँ मैडम, फोन है। मैं अभी क्लास में हूँ। तो 18 रुपए तो आपने जो खरीदते टाइम दिए वो कहलाएगा इनपुट जीएसटी। तो नेट जीएसटी लायबिलिटी जो इसको जमा कराना है वो कितना है? मात्र 1 पॉइंट। अभी ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट पे जीएसटी बना 18 रुपए। अब इसने भी अपना मटेरियल कहीं 4 5 7 8 जगहों से खरीदा होगा। इसका अपन आईटीसी डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 10 रुपए। तो इसने जो अपना इनपुट खरीदा उस पे जो जीएसटी लगा वो है 10 रुपए। तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी 8 रुपए ही बनी। अब पंजाब वाला कितनी कॉस्ट दिखाएगा? 110 ही दिखाएगा। जीएसटी कॉस्ट में शामिल नहीं करेगा। इसका प्रॉफिट मान लो 20 रुपए, तो प्राइस हो गई 130। उसका 18% कितना आएगा? 23.4। टोटल करेंगे अपन तो 153.4 में कस्टमर को मिलेगा। इसका आउटपुट जीएसटी 23.4 है एंड इनपुट जीएसटी 19.8 है। नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आई? 3.6। अच्छा, जब एमपी वाला पंजाब वाले को सेल करेगा तो वो भी आईजीएसटी लगाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट में। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और फिर आगे ये पंजाब वाला जब पंजाब वाले को ही सेल करेगा तो उस पे लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे वैसे भी। इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। आप नीचे नोट में लिख लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? व्हेन बायर एंड सेलर आर इन डिफरेंट स्टेट और यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। सेकंड आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या होता है? व्हेन
buyer and seller are in same state और यूनियन, जब बायर सेलर सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी कौन सा लगता है उसकी बात कर लेते हैं, या आप नीचे नोट में नोट 3 लिख लेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं सप्लाई मेनली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उस पर लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है आईजीएसटी। मान लो इंट्रा यूटी सप्लाई हो, यूनियन टेरिटरी में हो, तो ये जो एसजीएसटी है ना, इसकी जगह लगेगा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर यूटी में सप्लाई हो रही है, यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, तो यूटीजीएसटी लगेगा। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, सेकंड चैप्टर में आएगा, पूरी लिस्ट दी हुई, क्योंकि कुछ जगह वैसे यूनियन टेरिटरी बट जीएसटी में नहीं मान रखी। जैसे मान लीजिए दिल्ली स्टेट है या यूटी है, यूनियन टेरिटरी, बट जीएसटी में उसको स्टेट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका एक लेजिस्लेचर है, मतलब उसके चुनाव होते हैं। जनरली यूनियन टेरिटरी में चुनाव नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। बट दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें चुनाव भी होते हैं। तो दिल्ली को बोला जाता है यूटी विथ लेजिस्लेचर, मतलब जिसकी खुद की एक विधानसभा है। तो इस वजह से वहां पर यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट के बराबर माना गया है। तो दिल्ली के अंदर जाके आप कुछ खरीदोगे तो आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा हुआ मिलेगा, ऑल्दो वो यूनियन टेरिटरी है। क्यों मिलेगा? क्योंकि दिल्ली को स्टेट के बराबर माना, इस वजह से मिलेगा। अब आप इस कस्टमर पर ध्यान दीजिए कि इसने टोटल कितना जीएसटी भरा, बताओ। कस्टमर ने जीएसटी कितना भरा है? जो लास्ट लगा है वही तो भरेगा। कितना? 23.4। आप मान लीजिए इस कस्टमर की जगह आप खुद हो तो आपने कितना जीएसटी भरा? 23.4। अब ये 23.4 कैसे आया, सवाल ये। देखो आगे से आगे कॉस्ट जुड़ती जाती है। कैसे जुड़ती है? देखो पहले तो 8 रुपये है, फिर 1.8 ये है, फिर 3.6 ये, पहले तो इतने को जोड़ो, कितना आ गया? और ये 10 रुपए पहले ही देके आया था जिसको जोड़ा है। मतलब टोटल जो बर्डन आया है, टोटल जीएसटी का, वो कैसे निकला? देखो ये जहां से ये मैन्युफैक्चरर खरीद के लाया ना, उसने भी तो 10 रुपए सरकार को जमा कराए। और मान लो वो पहला सोर्स है, उससे पहले कोई सोर्स है ही नहीं, वहीं से चालू होता है सब। 10 रुपीज उसके प्लस 8 इसके। अगर हम मैन्युफैक्चरर को पहला सोर्स मान लेते तो उसका इनपुट नहीं होता। कोई तो ऐसा होगा जिसका भाई पहला सोर्स है इनपुट। फिर 1.8 यहां जमा हुए, फिर 3.6 यहां जमा। टोटल करो, देखो कितना आएगा। ये 23.4 आएगा, वही आ गया। तो ये क्या हुआ? क्यूमुलेट होता गया, आगे से आगे टैक्स जुड़ता गया। बट आप यहां पर देखोगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा कभी, टैक्स को कॉस्ट में शामिल ही नहीं करा। तो जब वो कॉस्ट में शामिल ही नहीं हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी लगा ही नहीं। तो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आया यहाँ, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगा। जहां भी हमने कॉस्ट ली आगे वाले ट्रांजेक्शन की, उसमें जीएसटी नहीं जोड़ा गया। तो जब कॉस्ट में जीएसटी नहीं जुड़ा तो कॉस्ट बढ़ी नहीं, कॉस्ट बढ़ी नहीं तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। तो इसके नीचे नोट लिखेंगे, जीएसटी रिमूव्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जीएसटी रिमूव्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स।
अब एक और बात, इस पर टर्म पर ध्यान दीजिए, इसमें पेयर ऑफ टैक्स कौन है और सफरर ऑफ टैक्स कौन है? ये जो कस्टमर है इसको अपन क्या बोले, ये है सफरर ऑफ टैक्स, ये अपने डिफरेंस में काम आएगा। पेयर तो ये रहे सब, ये जो भी है ये ये सब अपना अपना टैक्स जमा कराएंगे, इनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये पेयर ऑफ टैक्स। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर लिख लेना पेयर ऑफ टैक्स। अभी इस पेज पे लोड ज्यादा हो गया तो अभी कम लिखेगा, अगले पेज पे आना पड़ेगा, तो आप पेयर ऑफ टैक्स लिख लें। होलसेलर भी पेयर ऑफ टैक्स है, रिटेलर भी पेयर ऑफ टैक्स। देखिए ये सब टैक्स अपना अपना जमा कराएंगे, कितना ये जो नीचे है, ये 8 रुपए जमा कराएगा, ये 1.8 कराएगा, ये 3.6 कराएगा। अब जमा कैसे कराएगा सवाल है, जीएसटी के पोर्टल पर जाए, जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के जमा कराए। अभी देखो क्या होगा कि अब ये जो टैक्स बनता है ना, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, जीएसटी के पोर्टल पर जाना पड़ता है। तो जीएसटी की जो वेबसाइट है वो भी लिख के रखो, काम आएगी। ये भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं आपसे जीएसटी की वेबसाइट क्या है। तो gst.gov.in, कभी भी तुमको प्रैक्टिकली भी अगर काम पड़े तो जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in। अब ये मैन्युफैक्चरर लोग, ये रिटेलर लोग, ये क्या करेंगे, ऐसे gst.gov.in पर जाएंगे। हालांकि हर एक के पास नॉलेज नहीं होती, तो सीएमए सीए जो भी उनका काम करता होगा वो इस पोर्टल पर जाएगा, यहाँ पोर्टल पर जाकर के क्या करेगा, लॉगिन। कैसे भरते हैं उसकी भी एक मैं आपकी क्लास लगवाऊंगा अलग से प्रैक्टिकली, एक क्लाइंट का आप देखेंगे कि कैसे रिटर्न भरा जाता है, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो थियोरटिकली नहीं समझ सकते, यहीं पे होता है। देखो रजिस्ट्रेशन, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपन एक बच्चे का पैन नंबर लेके एक्चुअल में बिजनेस को रजिस्टर करेंगे। और मान लो तुम्हारे कोई ऐसा हो कि जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसको ले आना, उसकी डिटेल ले आना, तो अपन उसका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और आप सीख भी जाएंगे कि कैसे होता है बिना फीस के। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से होगा। और रिटर्न भरने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता है यहाँ पे। हाँ, जब पहली पहली बार लॉगिन करते हो तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम लॉगिन वाला, तो फर्स्ट टाइम वाले लॉगिन वाले यहाँ से पहली बार आप लॉगिन करोगे, आपको एक आईडी पासवर्ड बनाने को बोलेगा कि बना लो, फिर वो बनते ही यहाँ पर आ जाओगे, फिर यहाँ पर जाकर के रिटर्न्स भरनी हो। तो ये जो लोग है ये वाले जमा कराने वाले 10, 8, ये कैसे जमा कराएंगे, ये जमा कराने के लिए एक रिटर्न भरेंगे जिसका नाम है GSTR 3B। अगेन एक और क्वेश्चन, जीएसटी डिपॉजिट कराने के लिए कौन सी रिटर्न भरी जाती है, तो जीएसटी डिपॉजिट कराने के लिए GSTR 3B भरी जाती है। तो जीएसटी आपको जो जमा कराना होता है उसके लिए रिटर्न भरी जाती है GSTR, और 3B लगा हुआ है उसके साथ। हर महीने के बाद में जो 20 तारीख आती है तब तक ये रिटर्न भरनी होती है। तो मान लीजिए अप्रैल में आपने जितना भी जीएसटी कलेक्ट करा कस्टमर से, उसे आपको अगले महीने की GSTR 3B के साथ में जमा कराना है, और उसकी तारीख होती है 20, 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ।
तब तक आपको डिपॉजिट कराना होता है। हालांकि इसमें छोटे मोटे डेट्स में चेंजेस आते रहते हैं। कैसे पता करें कि सर डेट क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो जैसे ही हम gst.gov.in पर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको एक अपकमिंग ड्यू डेट्स का कॉलम दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये अपकमिंग ड्यू डेट्स का जो कॉलम है यहाँ पर देखिए दे रखी है डेट, दिख रही है आपको GSTR 3B। सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जुलाई 20, क्योंकि अभी महीना जो चल रहा है वो जून है, जुलाई चल रहा है। हाँ, जुलाई चल रहा है, तो जून का रिटर्न जो है वो जुलाई में भरा जाएगा। जुलाई में कब तक देखो ये डेट लिखी हुई है 20। अब लेकिन एक और देखोगे तो 22-24 भी दिख रही है। वो कैसे है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। QRMP स्कीम होती है। QRMP मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली, मतलब रिटर्न तो आप क्वार्टरली भरो लेकिन पेमेंट मंथली करते हो। तो क्वार्टरली वाले किसको मिलता है, ये आपको अगर जानकारी नहीं भी है तो ये देखो छोटे से डॉट पे जाओगे, देखो दिख गया, टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ और ऑप्टेड टू फाइल मंथली रिटर्न। मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो मंथली भरना पड़ता है। और देखो इधर जैसे ही जाएंगे तो क्या लिखा है, ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग एज पर QRMP स्कीम। एक रिटर्न और दिख रही होगी, देखो ऐसे नीचे दिख रही है GSTR 1। इसका नाम सुना तुमने? GSTR 1 भरनी है, नहीं सुना तो सुना हुआ होना चाहिए। GSTR 1 में क्या होता है, 3B में क्या होता है और 1 में क्या होता है, ये भी बेसिक नॉलेज की बात है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। GSTR 3B क्या होती है और GSTR 1 क्या होता है, क्योंकि ये टर्म भी बड़ी काम आएगी। ये जो भी प्रोसेस हमने देखा, तो GSTR 3B में होगा क्या। अभी GSTR 3B में जाकर के क्या करोगे आप, एक तो आप आपका देखोगे आउटपुट GST। मान लो आपका आउटपुट GST बना 100 रुपए। अब एक और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज सिखाने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, अभी नोट नहीं करना। इनपुट GST 60 रुपए। अब एक बात बताओ, ये जो इनपुट का GST है 60 रुपए, ये कैसे बताएंगे भाई, बताए कैसे इसको प्रैक्टिकली? इनवॉइसेस, भाई सर हमको बिल अपलोड कर, या तो हमसे बिल अपलोड करवाते होंगे तो बताते होंगे। पहले ऐसे ही था, बहुत खतरनाक सिस्टम है। देखो जयपुर में 700 करोड़ का फ्रॉड हुआ था GST, एक CA ने करा था। ठीक है, अब वो 700 करोड़ का फ्रॉड हुआ, ऐसे बहुत सारे हुए। तो अब सरकार जाके ही बोले यार लोग तो इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड करते हैं। उन फ्रॉड्स को रोकने की वजह से आज GST का कलेक्शन लगभग 1 लाख करोड़ महीने के ऊपर जाता है, मतलब महीने के 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। एक समय ऐसा था जब सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा था, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम था। समय के साथ साथ अब ऐसा हो गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ऊपर चला गया है डायरेक्ट टैक्स से। उसको ऊपर ले जाने में इस प्रोविजन का बड़ा योगदान है जो अभी आप देखने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई 60 रुपए का ITC कैसे मिलेगा। लोग क्या करते थे, मान लो मेरे को ITC चाहिए 60 रुपए का, मैं जाऊंगा 4-5 लोगों के पास में, बोलूंगा यार फर्जी बिल बना दे, ट्रैकिंग तो कुछ है नहीं, तो वो फर्जी बिल बनवा लाता था। या कुछ लोग फर्जी कंपनी ही बना देते थे, जिसे बोला जाता है शेल कंपनी। शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो कि एक्चुअल में काम ही नहीं कर रही, फिर भी बना दी। जैसे मान लो मुझे ज्ञान सागर क्लासेस में कुछ ऐसा काम करना है जो कि इसके नाम से दिखे भी ना और टैक्स वाले मुझे पकड़ भी ना पाए, तो मैं एक अलग कंपनी बना दूंगा। मैंने कंपनी बना दी GST प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने GST प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे इधर ज्ञान सागर क्लासेस में नहीं दिखाना। तो वो जो मैंने GST प्राइवेट लिमिटेड बनाई उसको क्या बोलेंगे, शेल कंपनी, क्योंकि वो एक्चुअल में तो कुछ काम ही नहीं करती। तो बनाई क्यों गई है, टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से बनाई गई है, वरना उसका कोई उद्देश्य नहीं। अब लोग क्या करते थे, पहले फर्जी कंपनी बना लेते थे, ऐसे 5-7 कंपनियां बना ली, उनके नाम से इनवॉइस इशू कर लिया अपने बिजनेस में, और पहले ट्रैकिंग तो होती नहीं थी, तो वो बिल अपलोड कर देते थे पोर्टल पर जाकर के, देखो मैंने खरीदा है, और क्रेडिट ले लेते थे और टैक्स बच जाता। अब सरकार परेशान हो गई, बोले करे, तो सरकार ने ऐसा सिस्टम लाया बहुत ही खतरनाक। बोला अब देखो, एक हर एक ट्रांजेक्शन में एक व्यक्ति तो सेलर होता है और एक व्यक्ति क्या होता है, बायर। ITC कौन लेता है, बायर ही लेता है ना ITC। बोला इसको ITC तभी मिलेगा जब सेलर अपना रिटर्न फाइल करे।
और रिटर्न फाइल करते टाइम इसका जीएसटी नंबर डालो, और इसका जीएसटी नंबर डालेगा फाइल करते टाइम, तो जितना भी आईटीसी होगा इसके पोर्टल पर लॉगिन करते ही ऑटो पॉपुलेट होगा। मैनुअल हटा ही दिया, बोले तुमको बताना ही नहीं है तुम्हारा आईटीसी कितना है, खुद बताएंगे तुम्हारा आईटीसी। तो जब एक व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल करेगा, कौन, ये वाला, ये फाइल करते टाइम इसका जीएसटी नंबर डालेगा बायर, तो बायर का जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटो पॉपुलेट होगा। यहां पर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं जीएसटीआर 2A एंड 2B। तो 2A 2B में क्या दिखेगा, आप जहां जहां से परचेज करके लाए हो उसका जीएसटी दिखेगा। इसका मतलब इस रिटर्न को भरना तो 2 मिनट का काम, 2 ही मिनट लगते हैं एक्चुअल में। देखो आपकी सेल्स पे कितना जीएसटी बन रहा है आपको पता है। आईटीसी अब तुम्हारे हाथ में ही, एडिट ही नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक आता है। कई बार हम कुछ फॉर्म भरते हैं तो वो ब्लॉक होते हैं ना कुछ ऑप्शंस के, इसको एडिट ही नहीं कर सकते आप, वैसे ही ये होता है, ये ब्लॉक होता है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब हम इसमें कुछ ही नहीं कर सकते तो ये ब्लॉक है ऑटोमेटिकली, तो ये 60 रुपए तो ऑटोमेटिक आ गया, यही आईटीसी तुम ले सकते, और कोई आईटीसी ले ही नहीं सकते। तो अभी सरकार ने सिस्टम बना दिया कि जितने भी परचेज पर तुमने जीएसटी दिया हुआ है वो कहां दिखेगा, ये 2A 2B में। मेनली तो 2B में दिखता है। 2A में क्या होता है ये समय के साथ सीखोगे, अभी सारी बातें नहीं देख सकते, टेक्निकल बातें। तो आपने परचेज करते टाइम, अभी देखो अपन ने कंसेप्ट क्या पढ़ा, परचेज पे जो जो जीएसटी देते हैं ये 18 रुपए, तो होलसेलर बताएगा नहीं 18 रुपए का आईटीसी है मेरा, वो जब अपने पोर्टल पर लॉगिन करेगा तो उसके पोर्टल पर दिख रहा होगा कि तुमने इस मैन्युफैक्चरर से जो कि राजस्थान का है माल खरीदा है, और उसके खरीदते टाइम तुमने 18 रुपए का जीएसटी दिया, तो ये ऑटो पॉपुलेट हो गया, ऑटोमेटिकली दिख गया। हालांकि फ्रॉड आज के टाइम भी होते हैं। अब कैसे होते हैं सर, सवाल ये, फ्रॉड कैसे होते हैं, वो फ्रॉड नहीं है फिर भी वो फ्रॉड ही माना जाता है। अब सपोज करो कि मैं ऐसा आदमी हूं कि मेरी परचेज ही परचेज होती है, और परचेज पे मेरा जीएसटी लगता है काफी सारा, और सेल पे मेरा इतना कोई खास जीएसटी नहीं है। मान लो परचेज पे 18% और सेल जो मैं करता हूँ उस प्रोडक्ट पे 5%। ऐसे और भी बहुत सारे केस होते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है कि परचेज तो खूब सारी होती है, सेल पे जीएसटी बन नहीं रहा, तो वो लोग फर्जी बिल बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, बोले इतना सारा आईटीसी पड़ा है, एक काम करो, और अगले का भी पैसा फंसा हुआ है वहां पे, उसको भी पैसा चाहिए। मान लो कि किसी का 1 करोड़ रुपए का आईटीसी पड़ा है, और कोई दूसरी कंपनी है वो सोच रही है अपना आउटपुट 2 करोड़ बन रहा है, 2 करोड़ के साथ ये 1 करोड़ एडजस्ट करवा सकते हैं, तो वो जिसके पास आईटीसी पड़ा है उसको ढूंढती है। ये काम सीएसईए में करवाते हैं, वो ढूंढेंगे, बोलेंगे मेरे पास एक कस्टमर है भाई साहब जिसके पास 1 करोड़ का आईटीसी पड़ा है, 5% तो मेरा, ठीक है। फिर बोले बाकी, बोले देखो बाकी आपको ये 1 करोड़ का आईटीसी 80 लाख में मिल जाएगा। अगला भी तो तभी लेगा जब उसका फायदा, अपने तो पॉकेट से कर देंगे। बोले 1 करोड़ का आईटीसी 80 लाख में, बोले 20 लाख तो तुम्हारे बच गए, कंपनी खुश हो गई। बोले अपनी पॉकेट से 1 करोड़ जाने थे, वहां कितने जाएंगे, इतने। तो अगला क्यों दे रहा है, हालांकि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, परसेंटेज कम भी हो सकते हैं, और फिर वो जो ट्रांजेक्शन करवाने वाला है वो कुछ ले लेगा, और अगले का जो आईटीसी खत्म नहीं हो रहा था उसको तो पैसा मिल गया ना हाथों हाथ ही। बोले मेरे को टेंशन में नहीं पड़ना पड़ा कब तो सेल होती, कब मैं उसको एडजस्ट करवाता, आराम से मेरे तो पैसे आ गए, चाहे कम ही आए हो थोड़े, लेकिन इंस्टेंट कैश आ गया, वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक नहीं हुई मेरी। तो ऐसे भी लोग करते हैं। ये फर्जीवाड़ा तो रोका ही नहीं जा सकता, वो रिटर्न भी भरेगा, वो सेल्स भी बताएगा, और वो क्रेडिट ले भी लेगा, तो इसमें इलीगल नहीं दिख रहा कुछ, बट वो फिक्टिशियस सेल्स है, एक्चुअल में की गई सेल्स नहीं है। अब इसको पकड़ना हो तो कैसे पकड़े, इसको पकड़ना हो तो कैसे पकड़े, इसके भी तो रास्ते हैं। इसके फायदे है तो इसके नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है, पहली बात तो देखो, अगर आपने जीएसटी में सेल्स दिखाई है तो जीएसटी पोर्टल पर दिखाई गई सेल्स इनकम टैक्स की रिटर्न भरते टाइम ऑटोमेटिक दिखने लग गई आज के टाइम, मतलब जीएसटी और उसको लिंक करती है। तो जब मैं मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाऊंगा ना, तो वो बोलेगा तुमने इतने की सेल्स तो उसको दिखाई है, तो इसका मतलब मुझे मेरे पी एंड एल अकाउंट में वो सेल्स भी दिखानी पड़ेगी जो मैंने उधर
दिखाई है। पहले क्या होता था कि जीएसटी और इनकम टैक्स का कोई डेटा आपस में शेयर नहीं होता, तो उधर कुछ और दिखाते थे लोग और इधर कुछ और दिखाते थे। तो जीएसटी में तो क्या करते थे, ज्यादा दिखा देते थे सेल्स, बट इनकम टैक्स की रिटर्न भरते टाइम कम दिखा के टैक्स कम टैक्स में छुट्टी होगी। बट इसी को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया। अब पैन से लिंक है सब कुछ, तो आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हो तब भी पैन नंबर मांगता है, और जब आप दूसरा इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो तब भी वहां पे पैन नंबर है। तो ऑटोमेटिकली लिंक होता है सब कुछ। अभी धीरे धीरे पैन और आधार को भी एक ही कर दिया है, क्योंकि बैंकों के अंदर कई लोगों के पैन नंबर नहीं थे, आधार नंबर ही थे, लेकिन पैन और आधार को लिंक कराया गया। धीरे धीरे पैन नंबर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज के समय इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि आप पैन नंबर की जगह आधार नंबर दे सकते हो। मतलब कभी आपके पास में पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, आधार है तो दे सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों लिंक्ड है आपस में। आधार कहां पर लिंक्ड है? आपके बैंक अकाउंट से, आपके फिंगरप्रिंट से, आपके आंखों से, आपके पासपोर्ट से। तो एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि आपका आधार नंबर डालेंगे, तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। ऑफिसर आधार नंबर डालेगा, बोलेगा ये रहे इसके 5 फिंगरप्रिंट, ये रहा इसका आईज का स्कैन, इसके 5 बैंक अकाउंट चल रहे हैं, उसमें इतना इतना पैसा पड़ा, इसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, इतने रुपए का ट्रांजेक्शन, वहां भी आधार मांग। तो हर जगह का डेटा एक ही जगह आ जाए। फिर गवर्नमेंट एक कानून लेके आई, बेनामी प्रॉपर्टी है। जिनके पास 10-10, 15-15 प्रॉपर्टी होती है, उनके भी आधार कार्ड बनाने लग गए। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये करप्शन को रोकने के लिए है। या आप धीरे धीरे समझोगे कि सर ये कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं, पता कैसे चलता है, तो पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से ये तरीके। अभी अपन फिलहाल इधर आ जाते हैं। तो सर ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये आईटीसी बनता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके इसको जीएसटी डिपॉजिट कराना है कितना, 40 रुपए। तो 40 रुपए का जीएसटी, तो ये जीएसटीआर 3B के थ्रू डिपॉजिट। अब ये तुम्हारा जो 100 था, 100 रुपए, 100 रुपए क्या था आपका आउटपुट जीएसटी, ये आया कैसे? क्या पता 120 था ये, क्या पता 110 था, तुम सेल्स कम भी तो बता सकते हो। या 100 ही क्यों आया ये, इसका प्रूफ कहाँ है? तो ये जो तुमने आउटपुट सेल्स करी है ना, इसका प्रूफ देते हो तुम जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में क्या करना पड़ता है, एक एक बिल अपलोड करना पड़ता है, तुमने जो सेल्स करी उसका। तो तुमने जिस जिस को माल बेचा, उसकी डिटेल अपलोड करो पोर्टल पर जाकर के। क्योंकि लॉजिकली समझो, अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, जब तुम अपने इनवॉइस अपलोड करोगे, तभी तो जो तुमसे खरीद के गए वो क्रेडिट ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो गया ना। क्रेडिट कौन सी रिटर्न में लिया जाता है, 3B में। 3B की लास्ट डेट क्या है, और 1 की क्या है, अभी पढ़ी थी हमने। इसकी लास्ट डेट है 11। इसको पहले क्यों भरवा रहे बताओ? इसको पहले इसलिए भरा रहे कि हम सेल्स दिखाएंगे, हम सेल्स दिखाने के बाद में वो अगले के पोर्टल में दिखेगा, अगले के पोर्टल में दिखेगा तभी तो वो क्रेडिट ले पाए, इसलिए दिखा रहे हैं। ये सारी डेट भी इसीलिए है, आगे पीछे क्यों नहीं है, एक ही दिन क्यों नहीं है, इसका भी कारण, क्योंकि आप सेल्स दिखाओगे तभी ये हो पाए। तो ये भी लिख लो, एग्जाम्पल काम का है प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो बनाने वाला, चलो अपन वीडियो बनाते हैं। पढ़ते हुए दिखना है तुमको, देखना नहीं है। ये जीएसटी कैसे डिपॉजिट कराते हैं ये भी आप सीखोगे, जमा करवाना भी, मतलब इतनी नॉलेज तो एटलीस्ट तुमको हो जाएगी कि कैसे भरना है रिटर्न भी। इसकी प्रैक्टिकल क्लास रखवाएंगे आपको, मतलब जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं 2 से 3 क्लासेस आपकी ऐसी रखवाऊंगा, जिसमें आप देखोगे प्रैक्टिकली। मैं किसी भी प्रैक्टिसिंग सीएमए को बोल दूंगा कि अपना एक क्लाइंट का रिटर्न इनके सामने भर दो, जिसके छोटे मोटे कुछ ट्रांजेक्शन हो, तो उसमें आप प्रैक्टिकली देख पाओगे, अच्छा ऐसे भरते हैं रिटर्न। फिर आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ऐसे हम कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 की जो लास्ट डेट है वो 11 है, और 3B की जो लास्ट डेट है वो 20 है, इसको भी लिख लेना, 20 मंथली वालों के लिए। ये अब मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं आजकल, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है।
ऐसे नहीं कि वो रट लिया जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, तो उसकी डेफिनेशन रट रहे हो, वो अलग काम है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें पूछ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग बताओ कि जीएसटी क्यों है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसलिए बताना है कि ये पूरा पूरा ऐसे सिनेरियो था, पहले ऐसे था, ये कमी थी, ये कमी को दूर करके ये लाया, इसलिए जीएसटी आया। इसमें अपने को कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी है जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, एग्जाम में आया भी 7 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन हो सकता है, वो भी एग्जाम में आ रखा है। आप देखोगे जो लास्ट पेपर है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो ये पेपर है, इसमें आप यहाँ पर आओ, देखो 6th क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ये देख लो 6th का। ये देखो क्या है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द context of the above statement discuss any 7 differences between direct। इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नंबर का तो आता ही है, बेसिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए आज के लिए अपन रखेंगे इतना ही। मजा आया पढ़ के आईडीटी? चलिए इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।